हाय स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद एसके वर्मा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 तंतु से वस्त्र तक, और यह पार्ट 3 है। जैसा कि पार्ट 2 में हमने क्या जाना, पादप तंतु के बारे में जो है बहुत ही अच्छा तरह से समझा, कैसे जो है वह आता है, उसे रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में समझा। और भी कुछ समझना है जो कि आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो है आप यहाँ पे समझे, जिस प्रकार से प्राकृतिक तंतु को हमने जो है पिछले 2 वीडियो में जाना, उसी प्रकार से आज हम इस वीडियो में संश्लेषित तंतु यानी इसी को हम संश्लिष्ट तंतु बोलते हैं, इसके बारे में जो है आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि संश्लेषित तंतु आखिर क्या होता है, कौन कौन से होता है, यह बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए, जो संश्लेषित तंतु जो होता है यह रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संश्लेषित तंतु है यह रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। और यह रासायनिक पदार्थ कई छोटे छोटे इकाइयों में मिलकर बना होता है, यानी कई छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है। यह कई छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर एक बड़ा जो है कोई पदार्थ बना होता है, जिसे हम बहुलक कहते हैं, बहुलक। और यह बहुलक का जो इंग्लिश होता है पॉलीमर होता है, पॉलीमर। और इसका हम देखें मीनिंग, यदि इसका देखें तब पॉली प्लस मर, पॉली प्लस मर। और ये पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है अनेक, और मर का मतलब होता है इकाई या छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थ। तो कई छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। यानी कि छोटे छोटे कई सारे पदार्थ हैं, कई सारे जो है यह अनेकों पदार्थ है, और यह मिलके सभी आपस में एक बड़ा सा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कई मोतियों को मिलाकर एक माला का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे बहुलक है। जो छोटे छोटे मोती है वह यहाँ पे जो है इकाई के रूप में है, और एक माला सा बन गया, वह क्या कहलाएगा, एक बड़ा पदार्थ कहलाएगा, जिसे हम बहुलक के नाम से जानते हैं। आई होप आप बहुलक जो है समझ गए होंगे कि बहुलक किसे कहा जाता है। तो फिर आगे यदि हम देखें तो उसके बाद संश्लेषित रेशा के बारे हम लोग देखते हैं, संश्लेषित तंतु के प्रकार। आगे देखेंगे क्या, संश्लेषित तंतु के प्रकार। यहां पे समझिए, संश्लेषित तंतु के प्रकार। तो संश्लेषित तंतु बहुत सारे प्रकार का होता है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि रेयॉन होता है, पॉलिस्टर होता है, एक्रिलिक होता है, नायलॉन होता है, ये जो है हमने समझा था। तब वही सब रेयॉन, नायलॉन, ये सब के बारे में अभी जो है हम लोग को बारी बारी समझना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में जी, रेयॉन। तो रेयॉन सबसे पहले आया कैसे, इसको हम लोग जानते हैं। पिछले वीडियो के अंत में हमने कल ये जाना था रेशम के बारे में। और रेशम जो होता है बहुत ही देखने में जो है अच्छा लगता है, और साथ में और कहा जाए उस साथ में महंगा होता है। उससे जो वस्त्र बनता है काफी महंगा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है, और महंगा होने के कारण सभी लोग जो है उसको खरीद नहीं पाते थे।
पहन नहीं पाते थे, जिसके कारण कई वैज्ञानिकों ने ये अपना विचार किया, शोध किया उस पर, और एक कृत्रिम रूप से रेशम बनाने के लिए ठान लिया और लकड़ी के लुगदी बनाकर उससे जो है एक कृत्रिम रेशम बनाया, जिसे रेयॉन के नाम से जाना गया। और यह रेयॉन जो है काफी सस्ता और काफी जो है सुविधाजनक रहा। तो उसके बाद जैसे ही यह रेयॉन की शुरुआत हो गया और ये साथ में सस्ता भी मिलने लगा, तो सभी लोग जो है रेयॉन के ही वस्त्र जो है काफी पहनने लगे। धीरे धीरे इनका प्रचलन हुआ और इनका निर्माण यदि हम कहा जाए कि निर्माण क्या चीज से हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे काष्ठ के लुगदी से हुआ है। मतलब लकड़ियों के लुगदी से ये जो है रेयॉन का निर्माण होता है, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कृत्रिम रेशम भी बोलते हैं, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, रेशम भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां से जो है याद रखेंगे कि आखिर कृत्रिम रेशम जो है किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे रेयॉन को बोलते हैं। कि जो ये रेयॉन होता है रेशम से काफी सुविधाजनक, यानी रेशम से काफी सस्ता एवं सुविधाजनक होता है, और इससे मतलब काफी सस्ता होने के कारण सभी लोग इसका यूज भी करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो कई बिस्तर बनाए जाते हैं, बिस्तर, तो उस बिस्तर में भी जो है रेयॉन का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये रेयॉन जो है यहाँ पे देखें तो जो कृत्रिम रेशम है वो रेयॉन के साथ अगर कपास को मिला दिया जाता है, कपास अर्थात जानते होंगे रुई, तो रेयॉन के साथ कपास मिलाकर और बिस्तर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बिस्तर बनाया जाता है। लेकिन फिर जो है हम और देखें, अगर रेयॉन के साथ अगर ऊन मिलाते हैं, रेयॉन के साथ ऊन मिलाते हैं, तो कालीन के नाम सुने होंगे, या इसको गलीचा भी कह सकते हैं। गलीचा ऐसा बनाने में जो है हम लोग रेयॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो रेयॉन से संबंधित जो है इतना बात आप लोग जाने कि रेयॉन जो है क्या होता है और इसका विकास कैसे हुआ, इसका यूज जो है कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हमने समझ लिया। तब यहाँ पे चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे नायलॉन के बारे में। ठीक है, तो नायलॉन तो नायलॉन ही क्या होता है? तो इस नायलॉन का जो शुरुआत हुआ, निर्माण हुआ, यह 1931 ईस्वी के दशक में हुआ, 1931 ईस्वी में। और यह कच्चे पेट्रोलियम, यानी कच्चे पेट्रोलियम से इसको बनाया गया, जिसे पेट्रो रसायन कहा गया। पेट्रो रसायन, यहां पे समझिएगा कि 1931 ईस्वी में कच्चे पेट्रोलियम से, जिसे हम पेट्रो रसायन के नाम से, कच्चे पेट्रोलियम को पेट्रो रसायन के नाम से जानते हैं, इन्हीं पेट्रो रसायन के द्वारा नायलॉन का जो है निर्माण किया गया। ठीक है, तो हम दूसरा नंबर यानी कि अगला स्टार में अगर हम देखें तो कहेंगे इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण या पेट्रो रसायन में कौन कौन से पदार्थ से किया गया? तो कोयले, वायु एवं जल के मिश्रण से जो है इसका निर्माण किया गया नायलॉन का। और यह काफी जो है यह मजबूत बना, यानी कि यह काफी मजबूत रहा। और ये नायलॉन में एक खासियत होता है कि यह रेशम की अपेक्षा या प्राकृतिक तंतु के अपेक्षा जो है काफी कम पानी को सोखता है। यानी कि यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक रेशा की अपेक्षा
रेशा के अपेक्षा काफी कम पानी सोखता है। पानी सोखता है। कोई भी अगर संश्लेषित रेशा की अगर बात कहा जाए तो वह प्राकृतिक तंतु के अपेक्षा काफी कम पानी सोखता है, इसीलिए यह काफी हल्का होता है और यह जो है तुरंत जो है यह सूख जाता है। आसानी से जो है इसका अगर कपड़ा बनाया जाए तो अगर कहीं पे अगर पसारेंगे भीगो कर तो वह जो है तुरंत जो है क्या होगा, सूख जाएगा। इसका कारण क्या है कि यह जो है जो प्राकृतिक रेशा होता है उसके अपेक्षा काफी कम जो है पानी को सोखता है। मजबूत होता है यानी काफी प्रबल होता है, साथ साथ मजबूत के साथ साथ इसमें प्रत्यास्था भी काफी होता है और ये हल्का भी होता है। प्रत्यास्था का मतलब क्या, काफी जो है लमड़ेगा, काफी जो है क्या होगा, खिंचाएगा और साथ साथ मजबूत भी होगा, काफी हल्का भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका निर्माण एकदम बहुत ज्यादा किया जाने लगा कि ऐसा कोई पदार्थ जो तुरंत जो है सूख जाए और तुरंत उसका जो है अगर खिंचाव करे उसका प्रत्यास्था भी ज्यादा हो जाए और वो हल्का भी हो, ऐसे पदार्थ जो है सभी लोगों को काफी ही अच्छा लगा। यहाँ पे हम नायलॉन के अगर बारे में और भी अगर कोई बात देखें तो हल्का होता है जिसके कारण ये जो इसका जो कपड़ा बनता है पहनने में आसानी होती है, और मजबूत होता है जिसके कारण इससे रस्सी जो बनाया जाता है, रस्सी उसका उपयोग यानी नायलॉन के रस्सी, नायलॉन की रस्सी का उपयोग पैरासूट या क्या कह सकते हैं फिर आओ पहाड़ पर चढ़ने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसे जो है कई चीजें बनाई जाती है, जैसे कि मोजा की अगर बात करें कि इससे निर्मित वस्तु यानी नायलॉन से निर्मित वस्तु कौन कौन सा है निर्मित वस्तु, तो हम देखें मोजा हो गया, मोजा, फिर को क्या होता है ब्रश देखते हैं, ब्रश वो हो गया, और फिर कारों के सीट के पट्टे या स्लीपिंग बैग ये सब जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इतना बात याद रखिएगा किससे, नायलॉन से, कि नायलॉन से क्या क्या किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि नायलॉन का जो आविष्कार हुआ 1931 ईस्वी में, यह कच्चे पेट्रोलियम यानी पेट्रो रसायन से हुआ और इसका निर्माण में कोयले, वायु एवं जल के पूरा मिश्रण था और यह काफी मजबूत, प्रत्यास्था एवं हल्का होता है और यह प्राकृतिक रेशा के अपेक्षा काफी कम पानी सोखता है, जिसके कारण जब यह भींगा होता है तो उस स्थिति में यह तुरंत जो है पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है और सूख जाता है कपड़ा। फिर नायलॉन की जो है रस्सी का उपयोग जो है पैरासूट और पहाड़ पर चढ़ने में किया जाता है, और नायलॉन से निर्मित जो वस्तुएं होती है जैसे मोजा हो गया, जुराब हो गया, ठीक है, फिर ब्रश हो गया, ब्रश दांत साफ करने के लिए ब्रश हो गया, ये सब जो है नायलॉन से ही बनाया जाता है। ठीक है, आगे फिर यदि हम बात देखें कि अगर नायलॉन के तार बनाया जाए, ठीक है, नायलॉन के क्या बनाया जाए, नायलॉन के अगर तार बनाया जाए तो यह जो है इस्पात के तार से मजबूत होता है, अच्छा होता है। नायलॉन के अगर तार बनाया जाए तो इस्पात के तार से क्या होता है, मजबूत होता है, समझ सकते हैं। ऐसा जो है नायलॉन है, काफी मजबूत एवं बेहतर जो है माना जाता है। अब हम आगे यदि हम देखें तो यहां पे देखिए पॉलिस्टर और एक्रिलिक
पॉलिस्टर और एक्रिलिक। तीसरा नंबर है, तो यहां पे सबसे पहले आप लोग को यह देखना होगा कि पॉलिस्टर जो है इसका मतलब क्या होता है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, ठीक है, यहां पे इस तरह से पॉलिस्टर लिखाएगा, पॉलिस्टर। अगर इस पॉलिस्टर को अगर तोड़ा जाए तब पॉली प्लस एस्टर होगा, पॉली प्लस एस्टर। और ये पॉली जो है, पॉली का मतलब अभी अभी जाने हैं अनेक, और एस्टर, एस्टर जो होता है यह एक रसायन पदार्थ होता है, रसायन पदार्थ। और इसी के कारण, एस्टर के कारण ही जो है जो फल का गंध होता है वह उत्पन्न होता है। यानी कि फल का जो गंध होता है, अगर यहाँ पे अगर देखें कि ढेर सारी जो है आम रखा हुआ है, तो आम जैसा जो है गंध उत्पन्न होता है, वह किसके कारण, तो आप याद रखेंगे कि वह एस्टर के कारण ही ऐसा होता है। तो ऐसा चीज अगर बहुत सारे जब मिला होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिस्टर। आप पॉलिस्टर का कपड़ा जो है आप सुने होंगे, पॉलिस्टर का कमीज बनाया जाता है, आप घर में जो है सुने होंगे कि पॉलिस्टर का कपड़ा है, पॉलिस्टर का वस्त्र है, ऐसा आपने नाम जो है सुना होगा। वही क्या है यहाँ पे, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर बहुत तरह का होता है, जैसे आप लोग एक नाम सुने होंगे टेरिलीन, टेरिलीन। और यह टेरिलीन जो है, टेरिलीन यह एक पॉलिस्टर ही है, एक प्रकार का। टेरिलीन एक प्रकार का क्या है, यह पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर है, एक प्रकार का यह पॉलिस्टर ही है। और इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं इस टेरिलीन का, पीटी, यानी कि यहां पे देखिए लिखेंगे पीईटी, पीईटी का मतलब क्या होता है, पॉली एथिलीन, एथिलीन। और फिर होता है, यानी कि टी का मतलब जो होता है टरथेलेट, टरथेलेट, ऐसा होता है। अब यहां पेट क्या है, इसको हिंदी में जो हम पेट के नाम से जानते हैं, पेट, और इंग्लिश में पीटी लिखते हैं। इसका पूरा नाम देखें तो पॉली एथिलीन टरथेलेट, पॉली एथिलीन टरथेलेट, ऐसा जो है हमने जानते हैं। तो यहां पे ये जो पीटी होता है, जिस प्रकार से आप ऐसा जो है बोतल देखे होंगे, ये जो बोतल देख रहे हैं, ये जो बोतल जिस चीज का बना हुआ है यह क्या है, पीटी ही है, यानी पेट से ही यह बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहां से याद रखेंगे कि जो पीटी होता है इससे बोतल, बोतल, बर्तन, बर्तन या इस प्रकार के जो भी चीजें होती है वह बनाई जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। आप इतना जो है इसे याद रख सकते हैं। अब ये पॉलिस्टर के बारे में समझ लिए, लेकिन एक्रिलिक क्या है, तो एक्रिलिक जो है यह ऊन के सदृश, ऊन के सदृश, ऊन के सदृश दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले संश्लेषित तंतु है, संश्लेषित तंतु है। जैसे आप ठंडा के दिनों में स्वेटर पहने होंगे और आप देखे होंगे कि वैसा स्वेटर जो डायरेक्ट जो है माने किसी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ होता है और वो जो है हम लोग डायरेक्ट रूप से पहनते हैं, वैसे जो स्वेटर में जो ऊन होता है, ठीक एकदम बिल्कुल जो है जो हम लोग घर पे स्वेटर बनाते हैं वैसा ही ऊन जैसा दिखाई देगा, वैसे ऊन के सदृश दिखाई देने वाले जो संश्लेषित तंतु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रिलिक बोलते हैं। तो यहां पे देखिए हम लोग संश्लेषित तंतु और एक्रिलिक के बारे में समझ गए। और यदि हम देखें तो क्या, तो पॉलिस्टर और एक्रिलिक, एक्रिलिक यह संश्लेषित तंतु है। और इस संश्लेषित तंतु यह विद्युत एवं ऊष्मा के, विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होता है, यह कुचालक होता है, कुचालक होता है।
तो आप जो है यहाँ से ये बात जो है याद रख सकते हैं। अब इतना जो है हम लोग देख लिए हैं, संश्लेषित तंतु और ये सब जो है हम लोग देख लिए। अब समझते हैं कुछ प्लास्टिक के बारे में, यानी कि जिसको पॉलीथीन कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे, यदि हम देखें तो अब प्लास्टिक के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। प्लास्टिक, और प्लास्टिक आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोग बाजार जाते होंगे या कहीं पे दुकान में जाते होंगे, तो वहाँ पे जो सामान है अगर जो पैकेट बनाकर दिया जाता है तो वह क्या है, एक प्लास्टिक है। और प्लास्टिक यानी कि पॉलीथिलीन के रूप में भी हो सकता है, फिर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये जो है तीनों क्या है हम लोग समझते हैं। तो पॉलीथीन का अगर हम देखें तोड़कर, तब पॉली प्लस एथीन होता है, पॉली प्लस एथीन, ठीक है, पॉली प्लस एथीन होता है। और एथीन जो है एक प्रकार का रसायन है, और ये पॉली प्लस एथीन दोनों मिलकर पॉलीथिलीन का निर्माण करता है, पॉलीथीन का निर्माण करता है। और यहाँ पे पॉलीथीन जो है एक सामान्य रूप से देखा जाए तो यह एक प्लास्टिक है, पॉलीथीन भी, ठीक है, जिसका उपयोग आप लोग बाजार में से सामान लाने में करते होंगे, वही पॉलीथीन है जो पॉली और एथीन से मिलकर बना होता है। और यह आग पाते ही, गर्म होते ही जो है यह पिघल जाता है, यानी कि यह विकृत हो जाता है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक ये भी जो एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग भी जो है एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। यह कहता है कि वैसा प्लास्टिक, प्लास्टिक तो आप लोग समझते होंगे, जैसा कि आप जैसे कुछ भी देखें, क्या बात करें, यानी कि बर्तन भी देखते होंगे, प्लेट भी देखते होंगे, बोतल भी देखते होंगे, वह प्लास्टिक का बना होता है। और वह प्लास्टिक किस किस रूप का होता है, कैसा होता है, पॉलीथीन देखे होंगे, ये सभी क्या है, प्लास्टिक है। तो ये थर्मोप्लास्टिक कहता है वैसा प्लास्टिक, वैसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर, जिसे गर्म करने पर विकृत नहीं होता है, विकृत नहीं होता है। विकृत मतलब वह सिकुड़ता नहीं है या टूटता नहीं है, नहीं होता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे यदि हम बात करें, जैसे तो आप सुने होंगे नाम पॉलीथीन, पॉलीथीन और पीवीसी, पीवीसी इत्यादि, ये सब क्या है, ये जो पॉलीथीन जो है यह एक प्रकार के पॉली प्लस एथीन से बना है। पॉली प्लस एथीन से ये भी एक रसायन है जिसका हम लोग सामान्य रूप में प्लास्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं, पॉलीथीन को। और पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये होता है। और ये दोनों का दोनों क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। इसको हम जलाएंगे तो यह सिकुड़ जाएगा, यानी विकृत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है लिखेंगे विकृत हो जाता है, विकृत होता है, विकृत होता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। लेकिन ये थर्मोसेटिंग क्या है, तो कहता है कि वैसा प्लास्टिक, वैसा प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में ढाल दिया जाए, सांचे में ढाल दिया जाए तो गर्म करने पर नरम नहीं होता है, नरम नहीं होता है, नरम नहीं होता है, यानी सिकुड़ता नहीं है। वैसे पदार्थ को हम लोग थर्मोसेटिंग बोलेंगे। थर्मोसेटिंग किसको बोलेंगे, ताकि ये भी एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। और ये वैसे पदार्थ है जिसको एक बार जो है हम अगर सांचा में ढाल दिए, उसके बाद उस पर आग भी अगर लगाएंगे तो वह जो है चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट और मेलामाइन,
मेलामाइन। तो बेकेलाइट का नाम आप लोग सुने होंगे। जिस प्रकार से प्रेशर कुकर होता है, उस प्रेशर कुकर के हैंडल में जो काला रंग का जो एक लगाया हुआ होता है पकड़ने वाला, वह क्या है, वही क्या है, बेकेलाइट है। और आप लोग उसमें देखे होंगे, उस पर खाना भी हम बनाते हैं, उससे खाना भी बनाते हैं तो वह जलता नहीं है। और नहीं जलता है इसका मतलब वह क्या होता है, आग का प्रतिरोधक होता है, मतलब आग उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, तो उसको हम बेकेलाइट बोलते हैं। लेकिन मेलामाइन क्या हो गया, तो मेलामाइन का मतलब हुआ, जैसे आप प्लेट देखते होंगे या कोई भी मशीन का जो है उसका जो बाहरी आवरण होता है वो देखते होंगे, या बोर्ड का जो स्विच लगाया होता है वो वाला देखते होंगे। आप लोग तो ऐसा एग्जांपल बहुत सारा देखे होंगे। वही क्या है, वही मेलामाइन है। यानी मेलामाइन, हम मेलामाइन से यहां पे समझिए, मेलामाइन जो होता है, आगे बेकेलाइट के एग्जांपल, बेकेलाइट। तब बेकेलाइट के एग्जांपल देखें, प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में जो इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर कोई बर्तन में करते हैं, यानी कि रसोई घर के बर्तन में करते हैं। ये सब में जो है बेकेलाइट का उपयोग करते हैं। लेकिन मेलामाइन का उपयोग कहां करते हैं, मेलामाइन का जो उपयोग है, जैसे हम इसका उपयोग प्लेट बनाने में करते हैं, प्लेट। फिर देखें तो स्विच, यानी कि बिजली स्विच, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बाहरी आवरण, ठीक है, रंगीन आवरण। लेकिन टीवी का जो पिछला भाग होता है ब्लैक कलर का, वह क्या होता है, बेकेलाइट होता है, ठीक है। लेकिन जो प्लेट है, बिजली का स्विच है, यह सब क्या होगा, मेलामाइन होगा। लेकिन प्लास्टिक अगर देखा जाए तो प्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन कौन होगा, यानी प्लास्टिक नहीं, उसको हम कह सकते हैं क्या, हाँ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है ये पूरा हो जाएगा, यानी सभी के सभी एक तरह के हम प्लास्टिक ही कह सकते हैं। और इससे खिलौना और बहुत सारे चीज जो है बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना अच्छा होता है, और इसका जब हम उपयोग कर रहे हैं, तो आखिर क्यों जो है इतना ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं, तब कहेंगे कि प्लास्टिक जो है काफी सस्ता होता है और काफी सुविधाजनक होता है। और फिर क्या कि इसका जो उपयोग है एकदम आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और इस जैसे कि अगर लोहा का कोई बर्तन रहे और एक प्लास्टिक का बर्तन रहे, तो लोहा का बर्तन से, धातु का बर्तन से ये जो प्लास्टिक का बर्तन है वो अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा या कोई धातु का अगर बर्तन रहेगा तो उसमें जंग लग जाएगा, जंग लग के खराब हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक का बर्तन में कोई जंग की समस्या नहीं रहेगी, जिसके कारण इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन अच्छा के साथ साथ इससे जो है हानि भी होती है। और हानि क्या होती है कि यह बहुत दिनों के बाद तक भी इसका विघटन नहीं होता है। जैसे बहुत दिन हो जाएगा लेकिन फिर भी जो है इस प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैव निम्नकरणीय पदार्थ, निम्नकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहता है कि वैसा पदार्थ जिससे जो जीवाणुओं या बैक्टीरिया किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा यह विघटित नहीं होता है, अपघटित नहीं होता है, यानी कि वैसे के वैसे ही विघटित जो है हो जाता है, ठीक है। यानी वैसे पदार्थ जो जीवाणु, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जैव निम्नकरणीय पदार्थ, या इसको हम जैव विघटनीय पदार्थ भी कहते हैं। लेकिन एक होता है जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ, निम्नकरणीय पदार्थ,
ये अजैव अनिम्नकरणीय पदार्थ क्या होता है, तो कहता है कि वैसा पदार्थ जो जीवाणु या सूक्ष्म जीवों के द्वारा या विघटित नहीं होता है, अधिक दिनों के बावजूद भी यह विघटित आसानी पूर्वक से नहीं हो पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ। तो ठीक प्लास्टिक भी जो है यह जैव निम्नकरणीय पदार्थ के अंतर्गत ही आता है, जिसके कारण यह हानि है, यानी कि पूरे पर्यावरण को जो है खराब कर देगा, दूषित कर देगा, ठीक है। लेकिन जैव निम्नकरणीय पदार्थ जैसे फल का छिलका हो गया और कोई कागज हो गया, तो इसको जब हम बाहर फेंक देते हैं या कहीं पे इकट्ठा कर देते हैं तो वह क्या होता है, जीवाणुओं के द्वारा वह सड़ गल जाते हैं और सड़ गल के और फिर मिट्टी का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण पर्यावरण जो है काफी प्रदूषित होता है। तो इससे बचाव के लिए हम एक विधि का जो है पालन करेंगे और उस विधि का नाम है, आप लोग 6 क्लास में पढ़े होंगे, 4R विधि। लेकिन अभी जो है हम 8 क्लास के रूप में देखें यदि एनसीईआरटी के अनुसार, तो इसमें 5R सिद्धांत का पालन करने के लिए कहता है। यानी कि 6 क्लास में जो कचरे का प्रबंधन है उसमें पढ़ेंगे हम लोग 4R सिद्धांत, लेकिन इसमें हम जानेंगे 5R सिद्धांत। 5R सिद्धांत क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है अभी लिख दिए हैं, ताकि जो है बहुत ही लंबा जो है वीडियो बनते जा रहा है और आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे देखते हैं। यह 5R विधि कौन है, हम लोग जो है 5R जो विधि का इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक को कम करने के लिए, वह इस प्रकार से है। जो 5R का मतलब होता है 5 गो R, और R1 का मतलब होता है रिड्यूज। रिड्यूज मतलब कम यूज करना, कम उपयोग करे, कम उपयोग करे। और रीयूज मतलब पुनः उपयोग करे, पुनः उपयोग करे। और फिर यहां से देखें रिसाइकल माने पुनः चक्रण करे। और रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करे। और यहां से रिफ्यूज मतलब यानी कि उपयोग न करे, उपयोग न करे। अब समझिए यहाँ पे जो R1 कहता है कि कम से कम उपयोग करें। अगर आप पॉलीथीन है लेके जा रहे हैं मार्केट में, उसके स्थान पे आपको एक झोला लेके जाना चाहिए, जिससे प्लास्टिक का जो है उपयोग कम होगा। जब उपयोग कम होगा उसका जो है ज़्यादा हम उसको फेंकेंगे नहीं और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, तो इसलिए कम उपयोग करने के लिए कहता है। दूसरा जो है रीयूज, कि उसको पुनः उपयोग करे। अगर कोई पॉलीथीन या कोई प्लास्टिक का जो है एक बार उपयोग कर दिए, उसको फिर से धोकर करना चाहिए उपयोग, ठीक है, तो उसी को कहता है पुनः उपयोग करे। या जैसे कि आप ये बोतल देख रहे हैं, ये बोतल से हम पानी पी लिए और पानी पीने के बाद इस बोतल को यदि फेंक देते हैं तो यह कचरा फैलता है, तो इसीलिए इस बोतल में फिर से पानी डालकर फिर से पी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, रीयूज कहलाएगा, पुनः उपयोग करे। अगर वह बेकार का पदार्थ हो गया तो उसको जहां तहां यत्र तत्र स्थान पे फेंके नहीं, उसको पुनः चक्रण करे। यानी कि कोई कबाड़ी वाला अगर आए तो उसको दे देना चाहिए, और वह कबाड़ी वाला किसी कारखाने में जाता है और कारखाने से पुनः जो है नई वस्तुएं उससे निर्मित होती है और फिर से हम लोगों के पास आता है, तब पुनः प्राप्त करते हैं, रिकवर करते हैं। और फिर हम चाहेंगे 5वां देखेंगे रिफ्यूज, कि उपयोग न करें। यानी कि ऐसे जो है 4 ही ठीक है, लेकिन 5वां जो है आप लोग को 8 क्लास में आपको मिलेगा कि उपयोग ना करे। तो उपयोग ना करे, प्लास्टिक का अगर देखिए उपयोग ना करेंगे तो बहुत सारे समस्याएं आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है उपयोग है, जैसे कि ज़्यादा कोई छोटा भी चीज़ हो उसके लिए जो है हम प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं, वैसा उपयोग ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे 5R कुछ इस प्रकार से था, और यहाँ पे आज ही हम इस वीडियो को अभी ही एंड करते हैं। और बाकी जो है क्योंकि काफ़ी जो है लंबा होते जा रहा है वीडियो, बाकी इसका जो भी लिखा हुआ भाग है सभी को PDF
हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप नया है तब, और बेल आइकन को भी आप दबा दें ताकि हम इसी प्रकार से जो भी वीडियो बनाएं आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।